क्या चांद पर होगा महाविस्फोट? क्या धमाकों से दहल उठेगा चांद? क्या चांद पर आने वाला है प्रलय? क्या खतरे में है चांद का अस्तित्व? क्या मानव की चूक चांद पर पड़ेगी भारी? क्या संकट में है भारत का चंद्रयान? क्या नासा का लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर भी हो जाएगा खत्म? चीन ने चली है सारी चाल या पाक ने किया है बवाल? जी हां दोस्तों, ये ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आजकल अंतरिक्ष वैज्ञानिक तलाश रहे हैं और चांद के अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन विनाश का यह चक्र रुकता नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों की कोशिश जारी है मानव चूक से चांद को बचाने की, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्या होने वाला है जिससे महाविनाश की आहट सुनाई दे रही है? अगर मैं आपको बता दूं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगेंगी और आपका दिमाग शून्य हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सही सुन रहे हैं, कुछ ऐसा ही होने वाला है चांद पर जिसकी कभी हमने और आपने कल्पना भी नहीं की थी। मैं आपको आने वाले विनाश की पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अब स्पेस इंडस्ट्री का तेजी से विकास हो रहा है और विनाश की लीला के पीछे ये एक बड़ा कारण है। स्पेस इंडस्ट्री तेजी से पसार रही पांव, बेकार हो जाएगा अंतरिक्ष का बड़ा हिस्सा। दोस्तों, दशकों से अंतरिक्ष वो जगह रही है जिसे हर मुल्क अपनी महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखते रहे हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में दुनिया के कई मुल्क खुद को एक दूसरे से आगे साबित करने की रेस में हैं। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच केवल हथियारों की दौड़ नहीं थी, बल्कि वो धरती से परे अंतरिक्ष तकनीक में भी एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में थे। हाल ही में स्पेस इंडस्ट्री में लोगों का रुझान एकाएक बढ़ गया है। इसमें स्पेस एक्स के साथ एलन मस्क और ब्लू ओरिजिन के साथ जेफ बेजोस जैसे अरबपति बिजनेसमैन सबसे आगे हैं। सैटेलाइट ट्रैकिंग कंपनी लियो लैब्स के सीईओ डैन सेपरेली ने दावा किया कि कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री का तेजी से विकास पृथ्वी के ऊपर बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष कचरे की बढ़ती मात्रा से टकराव का खतरा बेहद अधिक हो जाता है और भयानक टक्करों की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। विशेषज्ञ ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो अंतरिक्ष के एक बड़े हिस्से को अनुपयोगी बना सकता है। डैन सेपरेली ने चेतावनी दी है कि भविष्य में स्पेस इंडस्ट्री के लोगों को अंतरिक्ष में किसी चीज को डालने से पहले ध्यानपूर्वक सोचना होगा, क्योंकि इससे भविष्य में बड़े पैमाने पर हानिकारक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के अंतरिक्ष की रेस सिर्फ कक्षा में जाने या चंद्रमा पर पहुंचने जैसी उपलब्धि हासिल करने के बजाय स्पेस में बुनियादी ढांचे के निर्माण को लेकर है। दोस्तों, बता दो कि बीते दिनों अंतरिक्ष में चीन के सैटेलाइट रूस के एक पुराने सैटेलाइट के मलबे से टकराने से बाल बाल बची थी। इस टक्कर से अंतरिक्ष में मौजूद दूसरी सैटेलाइटों को भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता था। दोस्तों, जिस अंतरिक्ष की हम बात कर रहे हैं, क्या उसका इतिहास आपको मालूम है? क्या आपको मालूम है कि भारत के अंतरिक्ष सफर की कैसे शुरुआत हुई और आज वो कहां पर खड़ा है? चलिए बताता हूं आपको। अंतरिक्ष मानव की कल्पना या कुछ और? कैसे शुरू हुआ भारत का अंतरिक्ष सफर? दोस्तों, जब से हमने धरती पर जन्म लिया है, हम अंतरिक्ष की रोमांचक कल्पनाएं करते आ रहे हैं। अपनी कपोल कल्पनाओं में हम अंतरिक्ष को कई रूपों में देखते हैं। कभी ऊपर दिखता आकाश हमारे लिए अंतरिक्ष था, तो कभी चांद, तारे और सूरज। धरती पर दिन और रात होना भी हमें अंतरिक्ष की अनुभूति कराता था। हम धरती पर ही बैठे मन से अंतरिक्ष का सफर कर लेते थे। अपनी कल्पना में हमने कभी अंतरिक्ष को आध्यात्म का विषय बनाया तो कभी स्वर्ग और नरक का। हमें लगता था कि भगवान अंतरिक्ष में बसते हैं और वहां जाना असंभव है। मन में यह भी ख्याल आता था कि अंतरिक्ष में बैठे भगवान कैसे होंगे, अगर हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो भगवान दिखेंगे या नहीं। ऐसे तमाम ख्याल को लेकर हम अंतरिक्ष का विचरण करते थे। इन रोमांचक कल्पनाओं में अंतरिक्ष कभी आध्यात्म का विषय बना तो कभी कविताओं और दंत कथाओं का। धीरे धीरे जब हमारी सभ्यता और समझ का विकास हुआ तो हमने अंतरिक्ष के रहस्यों को जानना और समझना शुरू किया। इसके लिए हमने शोध किया, बहुत सारे यंत्र बनाए जिससे हम उसके रहस्यों को जान सके और वहां हो रही घटनाओं को पहचान सके। अंतरिक्ष के इस महासागर की गहराई को समझने के लिए आर्यभट्ट से लेकर गैलीलियो, कोपरनिकस, भास्कर और न्यूटन तक जूझते रहे और अंतरिक्ष से जुड़े सवालों के जवाब खोजते रहे। न्यूटन के बाद आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान का विकास हुआ, जो आज इतना परिपक्व हो गया है कि हम मानव को अंतरिक्ष में भेजने के साथ अंतरिक्ष पर्यटन और अंतरिक्ष कॉलोनियां बसाने की भी कल्पना करने लगे हैं और इस दिशा में तेजी से काम किए जा रहे हैं। दोस्तों,
विश्व के ज्यादातर देश अंतरिक्ष में अपना अड्डा बनाना चाहते हैं। नासा साल 2028 तक चंद्रमा पर एक अड्डा बनाना चाहती है। नासा ने कहा है कि हम चांद पर इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि हम मानव के साथ मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं। अंतरिक्ष पर बस्ती बसाने के दौर में रूस, जापान और उत्तर कोरिया भी शामिल है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने भी पिछले साल घोषणा की थी कि वर्ष 2040 तक वो चंद्रमा पर एक बस्ती बसाएगी। रूसी विज्ञान अकादमी के प्रमुख एलेक्जेंडर सेर्गेव ने कहा था कि प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से चंद्रमा बेहद महत्वपूर्ण है। जापान और दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा के ध्रुवों पर अंतरिक्षयान भेजने की योजना का ऐलान किया है। इनकी कोशिश चंद्रमा के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की है। उधर यूरोपीय यूनियन चंद्रमा पर एक मून विलेज बनाना चाहती है। इन सब देशों में चीन का प्रोग्राम सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी है, क्योंकि सन की चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो अंतरिक्ष में बस्ती बसाने और उसका इस्तेमाल अंतरिक्ष उत्खनन में करने की हसरत और योजना रखता है। जहां तक भारत की बात है तो बता दो कि भारत में पहले की सरकारों ने अंतरिक्ष योजना को लेकर कोई खास रुचि नहीं दिखाई थी। उसके लिए ज्यादातर बजट भी आवंटित नहीं किया जाता था। लेकिन पीएम मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, लगातार इस दिशा में वैज्ञानिकों को कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उन्हें जरूरी संसाधन मुहैया करा रहे हैं, जिससे भारत भी अब विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो अंतरिक्ष में अपनी पताका फहरा रहा है। दोस्तों, भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। भारत ने जब अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था तो दुनिया से इतर उसका उद्देश्य राष्ट्रीय हित में अंतरिक्ष तकनीक और उसके अनुप्रयोगों का विकास करना था। अपनी मेहनत और लगन से भारत ने कम बजट में भी उच्च अंतरिक्ष तकनीक को हासिल करने में सफलता हासिल की है और आज वो श्रेष्ठ अंतरिक्ष तकनीक वाले देशों की कतार में शामिल है। दोस्तों, इस साल इसरो 3 से 5 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही गगनयान मिशन का सपना भी साकार होने जा रहा है। ये भारत का इकलौता अंतरिक्ष मिशन है जिसके जरिए लोग अंतरिक्ष की सैर का सपना पूरा करेंगे। इसका पहला टेस्ट इसी साल होना है। कोरोना संक्रमण के कारण इस अभियान में थोड़ी देरी हो गई थी, लेकिन एक बार फिर ये पटरी पर आ गई है। इसके तहत 2022 के अंत में व्योरमित्र नाम का रोबोट भेजा जाएगा। इस रोबोट को इसरो ने डेवलप किया है। वहीं चालक दल के साथ पहली बार गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च होगा। दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसरो की अंतरिक्ष इकाइयां 5 प्रमुख सैटेलाइट को आने वाले 3 महीनों में लॉन्च करेंगी। इसरो के वैज्ञानिक ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी 5 प्रमुख सैटेलाइट आने वाले 3 महीने में लॉन्च करेंगी। लॉन्च होने वाली सैटेलाइटों के नाम है GSAT-21, RIC-81 PSLV C52, OceanSat-3, INS-2B आनंद PSLV C53 और SSLV D1 माइक्रोसैट है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारत अंतरिक्ष में नए मुकाम हासिल कर रहा है और दुनिया में अपना डंका बजा रहा है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं चांद पर होने वाले विनाश के बारे में आपको बताऊंगा, तो चलिए उस विनाश लीला से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के स्वामित्व वाली स्पेस एक्स की चूक अब चांद पर भारी पड़ने वाली है। दरअसल स्पेस एक्स ने 2015 में जिस फॉल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया था वो अपना नियंत्रण खो चुका है। लिहाजा अब यह रॉकेट भारत के चंद्रयान और नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर के लिए खतरा बन चुका है। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इस साल मार्च में बेकाबू रॉकेट की चांद पर भयंकर टक्कर हो सकती है। इस रॉकेट का जो हिस्सा चंद्रमा से टकराने वाला है वो फॉल्कन 9 का दूसरे चरण का हिस्सा है। फॉल्कन 9 के टकराते समय उसकी गति करीब 9,288 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये रॉकेट अंतरिक्ष में क्लाइमेट पर नजर रखने वाले सैटेलाइट को लेकर गया था, लेकिन उसके बाद ये अंतरिक्ष में कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए अब चांद की तरफ मुड़ गया है। वैज्ञानिकों ने बताया कि बूस्टर 4 मार्च को चांद की सतह पर क्रैश लैंड करेगा, जिसके बाद 4 मीट्रिक टन कबाड़ चांद पर फैल जाएगा। इस घटना का भारत का चंद्रमा 2 गवाह बनेगा। ग्रे के मुताबिक चंद्रमा की परिक्रमा कर रहे भारत के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर फॉल्कन 9 रॉकेट के गिरने की तस्वीर खींच सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन इसे देखना हैरत अंगेज एहसास दिलाएगा। अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नजर रखने वाले बिल ग्रे ने बताया कि उनके ऑर्बिट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर ने अनुमान लगाया था कि बूस्टर 4 मार्च को चांद की सतह पर क्रैश लैंड करेगा और इसके मलबे से अंतरिक्ष में कचरा पैदा नहीं होगा। हालांकि अगर रॉकेट चांद पर बिना गिरे अंतरिक्ष में फटता है तो कई सैटेलाइट को नुकसान पहुंच सकता था। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि चांद की सतह पर इंसानों का बनाया कोई रॉकेट टकरा रहा हो। इससे पहले भी सैटेलाइट चांद की सतह से टकरा चुके हैं। साल 2009 में अमेरिका का लूनर क्रेटर ऑब्जर्वेशन एंड सेंसिंग सैटेलाइट चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 9,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया था।
दोस्तों, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना अच्छी बात है, लेकिन उन रहस्यों को जानने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल होता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अंतरिक्ष एक कूड़ा घर बन जाएगा, जहां मलबों के ढेर लगे होंगे और अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए शुरू की गई हमारी खोज पर विराम लग जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।